हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हो कि मुख्य सेविका का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, तो उसी को बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपको यहाँ पे सीरीज लाया है जिसमें रहते हैं 5-5 पॉइंट में, यानी कि एक क्लास में 5 पॉइंट को कवर किया जाता है। ठीक है, तो हमने 2 क्लास ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया जिसमें हमने 5-5 करके पढ़ा दिया, लेकिन जो हमने कल पढ़ाया था आपको उसमें 2 मेरा छूट गया था क्योंकि मेरी थोड़ी हेल्थ ख़राब हो गई थी। तो उसी 2 पॉइंट को यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो रहेगा सामाजिक नियंत्रण सामाजिक परिवर्तन से, और दूसरा रहेगा ऊर्जा बेसल उपापचय से रहेगा। ठीक है, लेकिन ये आपको मिलेगा, लेकिन इसके अलावा भी आज 3 बजे या फिर 6 बजे हो सके आपको 5 अध्याय में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए, जो कल छूट गया उस क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन बन जाता है ऊर्जा बेसल उपापचय से या फिर कहे मेटाबॉलिज्म से कहे। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपके सामने है। मानव शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि हमारे शरीर में ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है वह किन खंडों से होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है शरीर के आकारिक संरचना के लिए, बी ऑप्शन होता है शारीरिक गतिविधियों के संचालन के लिए, सी ऑप्शन होता है अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, डी ऑप्शन होता है उपयुक्त में से सभी। चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। देखो, हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को संचालन के लिए जो आवश्यकता होती है, हमारे शरीर को सही रूप से करने के लिए, तो वो हमारे आकारीय संरचना, यानी कि हमारे शरीर का आकार कैसा है, हम बच्चे हैं या छोटे हैं या बड़े हैं या मीडियम हैं, ठीक है, हम वृद्धावस्था में हैं, प्रौढ़ावस्था में, हम शिशुअवस्था, यानी कि आकार कैसा आपके शरीर का है, तो उसके हिसाब से आपको शरीर की आवश्यकता होती है। दूसरा, आपकी गतिविधियों का संचालन, यानी कि आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं, मानसिक कार्य कर रहे हैं, फिजिकल कार्य कर रहे हैं, मेंटल कुछ भी कार्य कर रहे हैं, तो आपकी गतिविधियों के संचालन के हिसाब से भी आपकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आपकी ऊर्जा की मांग होती है। उसके बाद में लिखा सी ऑप्शन में अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने। अब जाहिर सी बात है, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हम आहार को ग्रहण करते हैं, वरना हम चाहे जो ग्रहण कर लेना तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं, इसलिए तो हम स्वास्थ्य अच्छे खाना खाते हैं। तो ये जो आपका ऑप्शन निकल के आता है ये तीनों राइट हो जाए, यानी कि ए भी, बी भी और सी भी और डी भी। तो हमारा इससे अच्छा है कि हम तीनों का ना चुने, हम एक को चुने, क्योंकि हमें एक को चुनना है। तो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए, हमें आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से ऊर्जा के स्रोत है, यानी कि कौन सा ऐसा यहाँ पे न्यूट्रिशन है जो आपको खाने से यहाँ पे ऊर्जा की पूर्ति होती है। आपके पास ऑप्शन ये है कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन होता है वसा, सी ऑप्शन होता है प्रोटीन, डी ऑप्शन होता है उपयुक्त में से सभी। चलिए फटाफट से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो। देखो, हम सभी जानते हैं कि हमारे कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा की प्राप्ति कितना होती है, 4 कैलोरी मिलती है। अगर हम वसा की बात करें तो 9 कैलोरी मिलती है। ठीक, तो इन दोनों से मिलती है, लेकिन आपके प्रोटीन से भी मिलती है। लेकिन अगर आपको जैसे कि यहाँ पे प्रोटीन ना लिखा होता, इन दोनों लिखा होता, तो आप कार्बोहाइड्रेट और वसा को चुनते, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन भी लिखा, तो कम मात्रा में आपका प्रोटीन भी देता है ऊर्जा, लेकिन इन दोनों की तुलना से थोड़ा कम। ठीक है, तो लेकिन आपको यहाँ पे दिया गया है उपरोक्त सभी ऑप्शन, तो आपको सभी चुनना पड़ेगा, क्योंकि आपका कार्बोहाइड्रेट भी देता है, वो तो जाहिर सी बात है देता ही देता है। दूसरे नंबर पे आपका वसा देता है। अगर आपके पास शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी है तो आपका प्रोटीन बेचारा ऊर्जा देता है। तो आपको तीनों चुनना पड़ेगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट भी, वसा भी, प्रोटीन भी। तो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसको नीचे करते हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा। हाँ, अब देखिए लिखा है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, यानी कि आपको यहाँ पे जो लिखा 3 पॉइंट में आपको सही क्रम में मिला के लिखना है कि कौन इसमें पॉइंट सही हुआ है। आपके पास पहला है, वसा और कार्बोहाइड्रेट आहार ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, यानी कि जो आपका फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, ये बात कहा गया है। दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि प्रोटीन भी ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन सीमित मात्रा में। देखो, हमने अभी आगे क्वेश्चन किया था ना कि प्रोटीन भी आपका ऊर्जा देता है, लेकिन एक सीमित मात्रा में देता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट में देखिए लिखा है, वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ये आपसे लिखा हुआ, आप जानते हैं कि वसा से कितनी मिलती है, 9 पॉइंट कैलोरी मिलती है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, फोर्थ क्वेश्चन लिखा ऑप्शन, वसा से प्रति ग्राम 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती। तो आपको तीसरा का क्या चुनना पड़ेगा, डी ऑप्शन वाला चुनना पड़ेगा, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि वसा और कार्बोहाइड्रेट से आपको ऊर्जा की प्राप्ति तो होती ही है, उसके अलावा आपको
प्रोटीन क्या से ऊर्जा मिलती है लेकिन सीमित मात्रा में, वसा से सर्वाधिक मिलता है लेकिन आपका जो यहाँ पे वसा क्या होता है, वसा अगर आपके शरीर के बाहर है तो वसा है, लेकिन आपने खा लिया तो लिपिड है। लेकिन जो लिपिड में फैट होता है ना, वो आपके शरीर में जाकर के जल्दी से नहीं पच पाता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जाने के बाद तुरंत आपके मुख से ही ग्लूकोज पचने लग जाता है और आपको एनर्जी देता है। तो जो जो जल्दी एनर्जी देता है उसी को तो हम सबसे पहले ग्रहण करेंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, यहाँ पे किसको टिक लगाते हैं, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ। यहाँ पे आपसे पूछा गया, चलिए अब 4th नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कुल ऊर्जा व से क्या तात्पर्य है। यानी कि आपके शरीर में पूरा जो ऊर्जा होती है उसका जो तात्पर्य होता है क्या निकल के आता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन ए है, एक वर्ष में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा खर्च ऊर्जा। ऑप्शन बी है, एक माह में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा खर्च ऊर्जा। सी ऑप्शन है, एक सप्ताह में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा खर्च ऊर्जा। डी ऑप्शन कहता है 24 घंटे में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा खर्च की गई ऊर्जा। तो यहाँ पे आपसे एक तरफ से आपसे परिभाषा पूछा गया था कि कुल ऊर्जा की जब आपके खर्च होता है तो उसका जो तात्पर्य निकल के आता है, यानी कि उसकी अगर परिभाषा क्या बताओगे तो आप ये बताओगे कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा औसत जो 24 घंटे की अवधि होती है या फिर काल होता है, उसमें जो खर्च की गई आपकी ऊर्जा होती है उसी को कहते हैं कुल ऊर्जा का व्यय कहते हैं। ठीक है, तो हमारा चौथा का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। मैं अगला क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे पूछा गया है आपसे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ऊर्जा संतुलन से क्या तात्पर्य है। यानी कि ऊर्जा को जो बैलेंस होता है तो उससे तात्पर्य क्या होता है। आपके पास ऑप्शन ये है, संतुलित आहार की उपलब्धता। बी ऑप्शन होता है आहार ऊर्जा का अत्यधिक सेवन। सी ऑप्शन होता है आहार ऊर्जा का सेवन और कुल ऊर्जा व्यय का बराबर होना। डी ऑप्शन कहता है ऊर्जा व्यय की अधिकता। अब आपको बताना है कि ऊर्जा का संतुलन जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया था ऊर्जा का संतुलन, तो संतुलित आहार की उपलब्धता ये तो आपका होगा नहीं। आहार ऊर्जा का अत्यधिक सेवन, यानी कि आप कोई भी आहार खाते हो तो उसका जब ज़्यादा खा लोगे तो आपके शरीर में विषाक्तता हो जाएगा, कुछ भी मतलब आपका तबीयत खराब हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया ऊर्जा का व्यय अधिकता, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन आपका 5वां का सी वाला ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, आहार ऊर्जा का सेवन की कुल ऊर्जा का व्यय का बराबर होना। ये आपका संतुलन होता है, एक बैलेंस होता है कि जितना आपने आहार ग्रहण किया है, जितना आपने ऊर्जा ग्रहण किया है, उसका सेवन से कुल ऊर्जा का व्यय भी हो। नहीं कि आपने कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा खा लिया है और आप बैठे हो, लेटे हो, आप कोई काम ही नहीं करते हो, तो आपके शरीर में जाएगा, यकृत में जमा होगा, उसके बाद आपकी मांसपेशियों में जमा होगा, धीरे धीरे आपको मोटापा ग्रसित करेगा, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो जितना आपने आहार ग्रहण किया है अपनी उम्र के हिसाब से, उतना आप उस व्यय को, मतलब उस ऊर्जा को व्यय करो, खर्चा करो। ठीक है, तो आपका 5वां का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा 6वां नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जब ऊर्जा संतुलन लंबे समय तक बना रहता है तो व्यक्ति की अवस्था को क्या कहा जाता है। यानी कि जैसे अभी आगे क्वेश्चन किया ना, ऊर्जा का संतुलन, तो जितना आपने आहार ग्रहण किया, जितना ऊर्जा आपने ग्रहण किया उतना आप व्यय करते हो तो आपका संतुलन बना रहेगा। लेकिन अगर आप नहीं करते हो वैसा, या फिर ज़्यादा कर लेते हो या फिर कम कर लेते हो, तो आपका हेल्थ गड़बड़ हो जाता है। तो वही यहाँ पे पूछा गया है, तो ये ऊर्जा संतुलन लंबे समय तक अगर बना रहता है तो व्यक्ति की अवस्था को क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन ये है, शारीरिक स्थिरता की अवस्था। बी ऑप्शन है संतुलित आहार की अव्यवस्था। सी ऑप्शन होता है शारीरिक समानता की अवस्था। डी ऑप्शन होता है स्थिर अवस्था। चलिए बताइए, हमने यहाँ पे पूछा है कि जब ऊर्जा संतुलन, मतलब संतुलन लंबे समय तक बना रहता है तो उसे आप क्या कहेंगे। तो उसे आप कहेंगे स्थिर अवस्था कहेंगे, ना कि आप शारीरिक अवस्था कहेंगे, ना कि आप संतुलित आहार की अवस्था कहेंगे, ना कि आप शारीरिक समानता की अवस्था कहेंगे, आप उसे कहेंगे स्थिर अवस्था की अवस्था कहेंगे। ठीक है, तो हमारा 6वां का डी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। चलती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। देखिए लिखा है, आपसे पूछा जा रहा है, ऊर्जा सेवन का अनुशंसित स्तर कहलाता है। ऑप्शन है आपके पास है ऊर्जा का दैनिक स्तर पर सेवन। बी ऑप्शन होता है ऊर्जा का साप्ताहिक स्तर पर सेवन। सी ऑप्शन होता है ऊर्जा का वह स्तर जो एक परिवार के लिए आवश्यक है। डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन ये रखा गया था कि ऊर्जा सेवन का जो अनुशंसित स्तर कहलाता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, यही आपको फटाफट से बताना है।
तो आपके पास ऑप्शन तो दिया गया है, आपने 4 ऑप्शन को देखा ही, 4 ऑप्शन में से आपको फटाफट से एक ऑप्शन को चुनना होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा था ऊर्जा सेवन का अनुशंसित स्तर, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऊर्जा का दैनिक स्तर पर सेवन। ठीक है, तो ये अगर आप ऊर्जा जो है आपका दैनिक स्तर बना रहता है तो आपका जो अनुशंसित स्तर बना रहता है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे परिभाषा पूछा हुआ था ऊर्जा सेवन का अनुशंसित स्तर का, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे ए ऑप्शन वाला, यानी कि ऊर्जा का दैनिक स्तर पर सेवन होना चाहिए, ना कि साप्ताहिक होना चाहिए, ना कि यहाँ पे ऊर्जा का वह स्तर जो परिवार के लिए एक आवश्यक, साप्ताहिक भी नहीं होना चाहिए, आपका दैनिक यानी कि रोज होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन के चलिए। हमारे 7वां का पहला ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। मैं अब 8वां क्वेश्चन पढ़ के आपको बताती हूँ। यहाँ पे पूछा गया है ऊर्जा सेवन का अनुशंसित स्तर वह राशि है जो, यहाँ पे पूछा गया है अनुशंसित, अभी आगे ये क्वेश्चन किया है लेकिन वही यहाँ पे भी किया गया है। चलिए यहाँ पे देखिए, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। बी ऑप्शन समूह में सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। सी ऑप्शन समूह में सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति अधिक होती है। डी ऑप्शन कह रहा है बी और सी दोनों। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे पूछा गया था कि ऊर्जा सेवन का अनुशंसित स्तर वह राशि है जो आपको चुनना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन, तो आपको क्या चुनना पड़ेगा इसमें से कि समूह में सभी व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति करती है, यानी कि अगर ऊर्जा का सेवन अनुशंसित स्तर पर है तो जो समूह में सभी व्यक्ति होते हैं उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति भी करता है, उसके अलावा समूह की सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं को भी पूर्ति करता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा बी और सी, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या निकल के आया, डी ऑप्शन। हमें एक चुनना पड़ेगा ना, तो हमें बी और सी दोनों चुनना पड़ेगा, यानी कि हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा 8वां का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ये आपका व्यक्तिगत आवश्यकताओं की यानी कि खुद की आवश्यकताओं का पूर्ति नहीं बात की गई है, यहाँ समूह की व्यक्तियों की बात पूछी गई है। तो आपका राइट आंसर होगा बी और सी, यानी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट बन जाता है। अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, मानव शरीर में ऊर्जा आपूर्ति के प्रमुख स्रोत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी कि हमारे शरीर में ऊर्जा की जो प्रमुख स्रोत होते हैं, आपूर्ति यानी कि जो हमें ऊर्जा को देता है उसका जो स्रोत होता है वो कौन होता है। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास, अब देखो यहाँ पे उपयुक्त सभी नहीं है, अगर उपयुक्त सभी हो जाता तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम कौन सा लगाएं, हमें उपयुक्त सभी ही चुनना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे आपको एक ही चुनना पड़ेगा। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है विटामिन, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है खनिज पदार्थ, डी ऑप्शन होता है कार्बोहाइड्रेट। तो मानव शरीर में ऊर्जा की जो आपूर्ति होता है उसका जो मुख्य स्रोत होता है वो आपका होता है, आपने ऑप्शन तो पढ़े लिया, आपको समझ में आ गया होगा, तो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सूक्ष्म क्या होता है, वो होता है ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज ही आपको एनर्जी देता है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट के रूप आपने खाया है वो टूट करके आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ग्लूकोज ही आप खाते हो तो ग्लूकोज आपके शरीर में जा करके ग्लाइकोजन के रूप में आपके यकृत में जमा हो जाता है। यकृत में जमा हो गया है तो वो मांसपेशियों में जाकर के जमा होता है। ठीक है, तो 9th का आपका डी ऑप्शन करेक्ट बन जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन 9वां से 10वां क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे। यहाँ पे पूछा गया है खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु कैलोरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, जो कैलोरी शब्द होता है कार्बोहाइड्रेट का जब करते हो तो कैलोरी से ही करते हो ना, तो यहाँ पे पूछा गया है कि खाद्य पदार्थ में उपस्थित जो ऊर्जा होती है, जैसे अभी वसा की ऊर्जा हो गई या फिर कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा हो गई, तो उसमें जो कैलोरी होती है सबसे पहले जो प्रयोग किया था शब्द वो कौन थे। आपके पास ऑप्शन ये है WO एटवाटर, बी ऑप्शन होता है लाप्लेस, सी ऑप्शन होता है एंटोनी लेवाजन, डी ऑप्शन होता है बेंडिक्ट होता है। 10वां का आपको राइट जवाब देना है। इसका जवाब क्या होगा, तो इसका जवाब होगा कि जो WO एटवाटर जी हैं इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि सबसे पहले WO एटवाटर जी ने इस खाद्य पदार्थ के उपस्थित जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी कैलोरी होती है, उस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, तो हमारा 10वां का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखा जाए, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए अब 11 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एटवाटर प्रणाली का उपयोग किसके लिए किया जाता है। अभी आपने ये क्वेश्चन आगे कर लिया है लेकिन फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। ऑप्शन ये है गैसीय विनिमय के मापन हेतु, बी ऑप्शन है उपापचय के मापन हेतु, सी ऑप्शन है खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु, डी ऑप्शन होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए।
तो देखो आपने अभी आगे किया है, लेकिन जो यहाँ पे एटवाटर जी हैं वो आपको ऑप्शन चुनना पड़ा था, लेकिन क्वेश्चन कुछ दूसरा था, लेकिन यहाँ पे आकर के वही आप जो क्वेश्चन था वो ऑप्शन बन गया और जो ऑप्शन था वो क्वेश्चन बन गया है, बस इतना ही फ़र्क है। ठीक है, तो अगर आपने पीछे ध्यान से सुना होगा तो यहाँ पे आप आसानी से कर लोगे। तो एटवाटर डब्ल्यू जो एटवाटर जी हैं उन्होंने क्या किया था, जो खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाली कैलोरी होती है, ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, उसका जो शब्द होता है उसकी जो गणना की थी एटवाटर जी की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है आपका सी ऑप्शन, यानी कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा मापन हेतु, यानी कि आपका 11वां का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है सुमेलित करने के लिए, यानी कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है, यानी कि इसमें से कौन एक जो है वो सही सुमेलित है, बाकी जो कितना है वो सही से सुमेलित नहीं है। तो आपका यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से मिलान किया है 9 किलो कैलोरी से। और बी की बात करें तो वसा जो आपका 4 किलो कैलोरी से मिलान किया है। सी ऑप्शन प्रोटीन तो 7 किलो कैलोरी से किया है। और डी की बात करें तो 7 किलो कैलोरी से किया है। तो इसमें एक ऐसा है जो सही मिलान किया है, बाकी जो हैं तीनों वो सही मिलान नहीं किए। तो कौन बताओगे आप जो सही मिलान किया? तो आप सभी जानते हो कि आपके कार्बोहाइड्रेट में कितना मिलता है, कार्बोहाइड्रेट की मिलता है 4.0 कैलोरी मिलता है। अगर हम वसा की बात करें तो 9 कैलोरी मिलता है। अगर हम प्रोटीन करें तो 4 मिलता है। लेकिन जो आपके एल्कोहल होता है उसमें कितना मिलता है, उसमें मिलता है 7 किलो कैलोरी। तो आपका सिर्फ यहाँ पे एक ही सही तो मिल रहा है, आपका एल्कोहल तो ही सही मिल रहा है, यानी कि एल्कोहल का किससे किया है 7 किलो कैलोरी। बाकी आपका प्रोटीन तो यहाँ पे 7 लिखा, लेकिन जबकि 4 होना चाहिए। प्रोटीन का यहाँ पे 9 लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 लिखा हुआ। कार्बोहाइड्रेट की यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 9 लिखा हुआ। तो ये सभी रॉन्ग हो जाते हैं। बस आपका जो करेक्ट होता है वो एल्कोहल वाला करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सही सुमेलित करने के लिए पूछा गया था। तो ब्राह्मण का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा डी ऑप्शन, यानी कि एल्कोहल से कितना मिलता है तो 7 किलो कैलोरीग्राम मिलता है। तो हमारा ब्राह्मण का डी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। चलती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें आशा है कि आपको हमारी क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा। 13वां क्वेश्चन है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन है, यानी कि जो ऊर्जा का सबसे प्राथमिक स्रोत होता है वो कौन सा होता है आपसे पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन ये है भोज्य पदार्थ, बी ऑप्शन होता है सूर्य का प्रकाश, डी ऑप्शन होता है ग्लूकोज, सी ऑप्शन होता है ग्लूकोज, डी ऑप्शन होता है खनिज तेल। चलिए फटाफट से इसका बताइए कि ऊर्जा का जो सबसे पहला प्राथमिक स्रोत होता है वो कौन सा होता है। चलिए बताइए हम इसका राइट आंसर क्या चुनेंगे। देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया है प्राथमिक, यानी कि आप ना कोई काम करो ना कुछ भी करो, सबसे पहले आपको जो ग्रहण मिलता है, जैसे आप सुबह उठे हैं तुरंत आपको एनर्जी जो मिलता है वो यहाँ पे पूछा गया, यानी कि प्राथमिक स्रोत के बारे में। तो भोज्य पदार्थ आप जब कुछ खाओगे तभी मिलेगा, खनिज तेल जब आप खाओगे तभी मिलेगा, ग्लूकोज जब आप खाओगे तभी मिलेगा। लेकिन जो सूर्य का प्रकाश है आपको सबसे पहले सुबह उठने के बाद ही आपको वो ऊर्जा प्राप्त मिल जाता है। तो आपका ऊर्जा का यहाँ प्राथमिक स्रोत पूछा गया है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। यानी कि हम जिस ऊर्जा का अपने शरीर में प्रयोग करते हैं ना, उसका सबसे प्राथमिक और पहला स्रोत हो जाता है आपका सूर्य का प्रकाश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था प्राथमिक स्रोत हो जाता है, आपको बिना खाए बिना कुछ किए हुए आपको सूर्य के प्रकाश से एनर्जी मिल जाती है। तो हमारा 13वां का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हूँ, चलिए जो अभी आगे आपने किया ऊर्जा का प्रमुख प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश, अगर आपको गलत लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन हमें ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत ऑप्शन जो मिल गया है सूर्य का प्रकाश मिल गया है। अब यहाँ पे देखिए लिखिए 14वां नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कथन सत्य को पहचानिए, यानी कि एक ऐसा कथन है जो सही है बाकी 3 कैसे हैं रॉन्ग हैं। तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा तभी आप चुन पाओगे। हमारा ए ऑप्शन है, आपसे कह रहा है कि पौधों के हरे पत्ते सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। सही बात है। आपके पास ऑप्शन ये है कि जीव जंतु सीधे तौर पर सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आपके पास सी ऑप्शन है पौधे प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग अकार्बनिक तत्वों द्वारा कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। अब यहाँ से आपसे पूछा गया था कि सत्य कथन को चुनना है। तो अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से तो ये पहले वाले ऑप्शन में लिखा था कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जो हरे पत्ते होते हैं उनमें प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की जो संश्लेषण क्रिया होती है वो होती है। तो हम ये तो बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि हरे पत्तों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जो हरे पेड़ पौधे होते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट माना जाता है, यानी हमारा पहला करेक्ट माना जाता है। अब दूसरा देखिए लिखा है जीव जंतु सीधे तौर पर सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
यानी कि आपका बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे लिखिए सी ऑप्शन लिखा है, पौधे प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग अकार्बनिक तत्वों तथा कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, ये भी आपका सही हो जाता है। लेकिन जो डी ऑप्शन होता है आपका यहाँ पे सभी चुनना पड़ेगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है उससे अकार्बनिक तत्वों को और कार्बनिक तत्वों को निर्माण करते हैं। ठीक है, जो हमारे जीव जंतु होते हैं वो सीधे सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो हमारा 14वां का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 14वां का डी ऑप्शन करेक्ट माना गया था। अब मैं 15वां क्वेश्चन पढ़ती हूँ। निम्न में से किस तत्व की मात्रा हमारे आहार में सर्वाधिक पाई जाती है, यानी कि हमारा जो भोजन की थाली होती है उसमें जो मात्रा होती है किस न्यूट्रिशन की ज़्यादा होती है, ये आपसे पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन ये है कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन है वसा, उसके बाद में आपके पास सी ऑप्शन है प्रोटीन, डी ऑप्शन है अल्कोहल। तो अल्कोहल की तो मात्रा होती नहीं, तो वैसे ही गलत लगा सकते हो। लेकिन चलिए आप 3 ऑप्शन में बताइए कि सबसे ज़्यादा आपके थाली में जो जिस मात्रा न्यूट्रिशन की ज़्यादा होती है वो कौन सी होता है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया की बात करें कितने डायबिटीज़ लोग हैं तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा ग्रहण करते हैं, इसलिए उनको है क्योंकि उनकी थाली में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, कम से कम 60% तो होती ही है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था कि कितना होती है, तो अब मतलब कौन सा होता है तो आपको बताना पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जो भोजन में उपस्थित 3 प्रमुख तत्व होते हैं जैसे कि आपका प्रोटीन हो गया, वसा हो गया और कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये भी देते हैं आपके पास ऊर्जा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में थोड़ा कम देते हैं। तो आपको कार्बोहाइड्रेट चुनना पड़ेगा, किसी एक को चुनना पड़ेगा ना। तो हम कार्बोहाइड्रेट को चुनते हैं क्योंकि ये हमें अधिक ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। हमारा 15वां का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब 16 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कह रहा है शरीर में भोजन की किन क्रियाओं के उपरांत पोषक तत्व की ऊर्जा विमुक्त होती है, यानी कि खत्म होती है। कौन सी यहाँ पे देखे लिए ऑप्शन है पाचन, बी ऑप्शन है अवशोषण, सी ऑप्शन है चयापचय, डी ऑप्शन है उपरोक्त तीनों क्रियाओं के बाद। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए बताइए कि क्या होगा। तो जो आपके शरीर में भोजन है वो जो क्रियाओं होती हैं तो जो पोषक तत्व की ऊर्जा विमुक्त होती है चयापचय के द्वारा होती है, अवशोषण के द्वारा होती है और पाचन के द्वारा, यानी कि तीनों क्रियाओं के द्वारा होती है। तो हमें ऑप्शन चुनना पड़ेगा डी ऑप्शन वाला, यानी कि इन तीनों क्रियाओं के बाद क्या होता है आपकी जो ऊर्जा होती है वो विमुक्त होती है। तो हमारा 16वां का जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट माना जाता है। चलती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां का हमें डी ऑप्शन चुनना पड़ा था। अब यहाँ पे देखिए लिखा है 17वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शरीर के लिए ऊर्जा का सबसे संगीन स्रोत कौन है। ठीक है, यानी कि आपके शरीर के लिए सबसे संगीन, यानी कि जो थोड़ा देर में जाकर के पढ़ता है ना, वो यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, कठिन मतलब पूछा, संगीत मतलब कि थोड़ा कठिन पूछा गया है कि आपके शरीर के लिए ऊर्जा का सबसे संगीत यानी कि ठोस जो स्रोत है वो कौन सा है। अल्कोहल है, बी ऑप्शन है वसा, सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, डी ऑप्शन होता है प्रोटीन। चलिए बताइए क्या होता है। तो अभी हमने आगे किया है ना कि जो प्रोटीन जो फैट होता है आपके फैट में कितना कैलोरी मिलती है, तो फैट में मिलती है 9 कैलोरी मिलती है। आप जब कोई भी फैट वाली चीज़ें खाते हो तो उसमें जो फैट की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, तो आप जब ग्रहण करते हो तो वो जल्दी पच नहीं पाता है। ठीक है, तो पचने ना कारण वो क्या होता है संगीत कठोर होता है। ठीक है, तो शरीर के लिए जो वसा का ऊर्जा होता है सबसे संगीत होता है वो आपका हो जाएगा फैट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 17वां का हमारा डी ऑप्शन कर। एल्कोहल तो आपका होगा नहीं। कार्बोहाइड्रेट तो जानते हो सबसे सरलतम रूप होता, अगर सरलतम यहाँ पे लिखा होता तो आप कार्बोहाइड्रेट को लगाते, लेकिन यहाँ पे संगीत लिखा हुआ है ना तो आपको फैट लगाना पड़ेगा। ठीक है, फैट भी आपका ऊर्जा ही देता है, तो आपका ऑप्शन निकल के आता है वसा निकल के आता है। चलिए हमारा 17वां का बी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। चलती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें आशा है कि आपको हमारी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। 18वां क्वेश्चन, शरीर में वसा की अतिरिक्त मात्रा कहाँ संचित होती है, यानी कि आपका जो फैट होता है वो जा कर के कहाँ संचित होता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन ये है अग्नाशय, बी ऑप्शन होता है यकृत, सी ऑप्शन होता है प्लीहा, डी ऑप्शन होता है वसा ऊतक। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ जा कर के संचित होता है तो आप बताना कि यकृत में। उसके बाद में अगर मांसपेशियाँ भी लिखा होता तो मांसपेशियाँ भी चुनते, लेकिन अगर
कार्बोहाइड्रेट लिखा होता था, लेकिन यहाँ पे आपको फैट से पूछा गया था। तो फैट कहाँ होता है जाकर के संचित होता है, वो चाके संचित होता है। वसा जो ऊतक होते हैं वहाँ पे, यानी कि एडिपोस जो टिश्यूज होते हैं वहाँ पे जाकर के संचित होते हैं, इकट्ठा होते हैं। तो हमारा 18वां का डी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 18वां का डी ऑप्शन करेक्ट माना गया था। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, 19 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, भोजन के चयापचय के बाद ऊर्जा विमुक्त होती है, इसके लिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, अंततः ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। यानी कि जो भोजन होता है, उस जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, उसके बाद जो ऊर्जा की विमुक्ति होती है वह इसके लिए जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि उसका जो जलघटन होता है, तो वो ऊर्जा की किस रूप में उत्पन्न होती है। आपके पास ऑप्शन है एटीपी के रूप में, बी ऑप्शन है एडीपी के रूप में, सी ऑप्शन होता है ऑक्सीजन के रूप में, डी ऑप्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा गया है। तो आप सभी जानते हो कि जब आप खाते हो कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट सूत्र अगर पूछें तो कितना होता है, C6H12 और O2 होता है। ठीक, इतना होता है, C6H12O2 होता है। तो जब यह ऊर्जा देता है, कन्वर्ट होता है ऊर्जा के रूप में, तो किस में होता है, वो होता है एटीपी के रूप में होता है। यानी कि आपका एटीपी के रूप में होता है, जो क्या हो जाता है, CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ग्लूकोज खाया आपने और ऑक्सीजन खाया, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज हो गया ना, और यहाँ पे ओ क्या हो गया, आपका ऑक्सीजन हो गया। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर के जो ऊर्जा देते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाते हैं। यानी कि भोजन में उपस्थित जो ऊर्जा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है ना, वो शरीर की ऊर्जा की उत्पत्ति का जो एटीपी के रूप में विमुक्त होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 19 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, यानी कि एटीपी के रूप में। यानी कि हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि आपने जो भी खाया है कार्बोहाइड्रेट का रूप, जो ग्लूकोज खाया है, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। वो अकेले नहीं करता, वो ऑक्सीजन के साथ, ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, तो वो एनर्जी देता है एटीपी के रूप में देता है। यानी कि आपका एटीपी के रूप में दे करके आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जल का रूप बनाता है। तो हमारा यहाँ पे 19 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, एटीपी होगा, ठीक है। चलती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, आपको चुनना है तीनों ऑप्शन में से कौन सही है कौन गलत है। पहला कह रहा है कि भोजन में उपस्थित 3 प्रमुख तत्वों कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दूसरा देखिए कह रहा है एल्कोहल से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। तीसरा कह रहा है जल, रेशा, विटामिन एवं खनिज लवण से ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो आपको सिर्फ एक चुनना था, एक में से आपको, चलिए बताइए कि क्या। अगर आप देखो यहाँ पे ऑप्शन पहले पढ़ लीजिए। ऑप्शन पहला कह रहा है 1 और 2, बी ऑप्शन कह रहा है पहला और तीसरा, सी ऑप्शन कहता है केवल दूसरा, डी ऑप्शन कहता है केवल तीसरा। देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन के हिसाब से चुनना पड़ेगा। अगर आप चुनते हो ए वाला ऑप्शन, तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वो तो बिल्कुल राइट है, क्योंकि आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उसके बाद में दूसरा चुनोगे तो दूसरा वाला तो आसक्त है, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो सही में है। यानी कि अगर आपका अल्कोहल से ऊर्जा की प्राप्ति कहें तो मिलती है, लेकिन सीमित मात्रा में, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा गया है ना, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। तो आपका ये तो सही है, ये तो रॉन्ग है, तो ये तो सटीक नहीं बैठेगा। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन चुनिए। देखिए यहाँ पे लिखा है, दूसरा कह रहा है कि अगर आप पहला चुनते हो तो पहला तो सही बात है, क्योंकि आपको एनर्जी तो मिलती है तीनों से। और तीसरा चुनोगे तो तीसरा क्या होता है, जल, रेशा, विटामिन और खनिज लवण से ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ऊर्जा का सही स्रोत में नहीं है, लेकिन ये आपके उपापचय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपका ये भी गलत हो जाएगा, दूसरा भी। अब यहाँ पे देखिए केवल लिखा है, डी ऑप्शन लिखा है केवल 3, तो केवल 3 अगर आप चुनोगे तो आपका दूसरा वाला छूट जाएगा, क्योंकि आपको अल्कोहल से ऊर्जा की मात्रा मिलती है, लेकिन सीमित मात्रा में, थोड़ी मात्रा मिलती है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। अब ये भी आपका डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो अब आपको चुनना पड़ेगा केवल 2 वाला, यानी कि आपको अल्कोहल से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपको ऊर्जा सीमित मात्रा में, थोड़ी मात्रा में मिलती है, कुछ मात्रा में। तो आपका 20 का दूसरा वाला, केवल दूसरा वाला सही हो जाता है। और जो तीसरा वाला है जल, रेशा, विटामिन और खनिज लवण से ऊर्जा की स्रोत नहीं, ये सही बात है, ऊर्जा का स्रोत नहीं है, लेकिन ये आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म, उपापचय के लिए बहुत सहायक होते हैं। तो आपका 20 का करेक्ट आंसर होगा दूसरा वाला, सही हो जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है।
चलती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे इसको बड़ा कर देते हैं क्योंकि अब ये क्वेश्चन सही में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की स्थिति में शरीर की अनिश्चित क्रियाओं तथा शरीर के ताप नियमन हेतु आवश्यक ऊर्जा व्यय कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है आधारीय उपापचय दर, बी ऑप्शन कहता है संतुलित ऊर्जा व्यय दर, सी ऑप्शन कहता है अनुशंसित ऊर्जा व्यय दर, डी ऑप्शन कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पे 21 को आपको बताना है कि जो आपके पूर्ण जो शारीरिक है और मानसिक विश्राम है उसमें जो आप आराम करते हो उस स्थिति में आपकी जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, यानी कि जो आपकी जो एक होती है ऐच्छिक क्रिया जो आपकी इच्छा के अनुसार चलती है, जैसे आप हाथ हिलाते हो तो आपकी इच्छा के अनुसार हो रहा है। एक होता है अनैच्छिक क्रिया जो आपके इच्छा से बाहर होता है, बिना आपके कुछ किए हुए वो आप चलता है, जैसे आपका सांस हो गया तो आपके बिना कुछ किए हुए चल रहा है ना। तो शरीर के ताप नियमन के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा का जो व्यय होता कहलाता है, वो आपका कौन सा होता है ये आपको बताना पड़ा। तो उसे क्या कहलाता है, उसे कहलाता है आधारीय चयापचय कहलाता है। ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन निकल गया 21 का ए ऑप्शन सही है, यानी कि जो पूर्ण शारीरिक होता है, आपकी जो मानसिक विश्राम होता है उस स्थिति में आपकी जो शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनमें जो शरीर के ताप को नियमित रखता है, जितनी ऊर्जा की व्यय होती है तो वो कहलाता है आपका मेटाबॉलिज्म, यानी कि आधारीय चयापचय दर कहलाता है। चलती हूँ 21 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ, ये आपसे पूछा गया है 22 नंबर का क्वेश्चन, हृदय गति श्वसन गुर्दे के कार्य आदि को बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाता है। यानी कि जो आपकी हृदय होती है, गति होती है, हृदय गति होती है, श्वसन हो गए, गुर्दे का जो कार्य होता है उसमें जो आवश्यकता होती है न्यूनतम ऊर्जा की वो क्या कहलाती है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए फटाफट से बताइए। अभी आपने क्वेश्चन किया है लेकिन यहाँ पे थोड़ा लेवल चेंज करके पूछा गया है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए संचित ऊर्जा, बी ऑप्शन होता है आधारीय चयापचय दर, सी ऑप्शन होता है एटीपी, डी ऑप्शन होता है एडीपी। चलिए बताइए क्या होता है एडीपी। एटीपी तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा नहीं ये, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है। ठीक है, ये आपका एटीपी वाला। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे जो होगा आपका जो हृदय गति होता है, आपका जो श्वसन दर हो गया, आपकी गुर्दा जो हो गई, और जो आपकी अनैच्छिक क्रियाएं होगी जो आपके इच्छा के अनुसार नहीं करती हैं, उनकी जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है उसके लिए बेसल उपापचय कहें या फिर आधारीय उपापचय की आवश्यकता होती है। तो हमारा ऑप्शन जो निकल के आएगा 22 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसको हम मिटा देते हैं। हमारा ऑप्शन निकल के आएगा आधारीय चयापचय कहे या फिर कहे बेसल चयापचय कहे। ठीक है, तो हमारा 22 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। चलती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर अच्छा लग रहा है क्लास को तो किसी न किसी के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। लिखा है 23 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक औसत भारतीय व्यक्ति की बेसल उपापचय दर कितनी होती है। अभी आपने पूछा आपने अभी क्वेश्चन देखा पीछे उपापचय से 2 क्वेश्चन, लेकिन अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो एक भारतीय व्यक्ति होता है उसकी औसत बेसल उपापचय कितनी होती है। ऑप्शन आपके पास है 15 से 16 कैलोरी, बी ऑप्शन होता है 17 से 1700 से लेकर 2000 कैलोरी, सी ऑप्शन होता है 1750 से लेकर के 1900 किलो कैलोरी, डी ऑप्शन होता है 1800 से 2100 किलो कैलोरी। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारे इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो उनकी जो औसत व्यक्ति की आधारीय उपापचय या फिर बेसल उपापचय कहें उनकी कितना होती है, तो उनकी कैलोरी प्रतिदिन की होती है आपका यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन देखिए 1750 से लेकर के 1900 कैलोरी होती है, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा 23 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसको हम मिटा देते हैं। हमारा करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि 1750 से लेकर के 1900 किलो कैलोरी आवश्यकता होती है प्रतिदिन की बात यहाँ पे हुई है। भारतीय व्यक्ति की बात की गई है, बेसल उपापचय की एक औसत व्यक्ति की बात, ये एक सामान्य व्यक्ति की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे किसी की उम्र की बात नहीं की गई है। तो आपका 23 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे 24 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन की खपत के संदर्भ में आधारीय चयापचय दर कितनी होती है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की जो खपत होती है उसकी आधारीय चयापचय दर पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है 15 लीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन है 17 लीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन है 18 लीटर प्रति घंटा, डी ऑप्शन होता है 20 लीटर प्रति घंटा। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जो ऑक्सीजन की खपत के लिए जो बेसल उपापचय के दर होता है वो होता है आपका 15 लीटर प्रति घंटा होता है, यानी कि आपका ये ऑप्शन सही हो जाता है। 24 का हमें
ये ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। चलती हूँ 24 से हम 25 क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन लंबा हुआ है। ठीक है, थोड़ा और छोटा करते हैं क्योंकि काला जब करते हैं तो ये दिखता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 25 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में से आपको चुन करके यहाँ पे आपको सही विकल्प को चुनना है। चलिए यहाँ पे देखिए, लिखा है भारी शरीर वाले व्यक्तियों की आधारीय चयापचय दर हल्के शरीर की तुलना में अधिक होता है। यानी कि जो जिसका शरीर भारी होता है वो व्यक्ति का जो आधारित चयापचय होता है, जो हल्के शरीर वाले पतले दुबले वाला होता है, उनकी तुलना में अधिक होता है। दूसरा कह रहा है कि हल्के शरीर वाले व्यक्तियों के प्रति इकाई शरीर भार आधारित चयापचय दर अधिक होती है। चलिए 25 का आपको करेक्ट जवाब देना होगा, तो आप क्या जवाब दोगे? तो ये आप दोगे 25 वाला ऑप्शन का सी ऑप्शन चुनोगे, यानी कि जो भारी व्यक्ति होगा उसका जो मांसपेशियां होंगी ज़्यादा होगी तो उसका चयापचय दर भी ज़्यादा होगा मोटे व्यक्ति से ज़्यादा। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन भी, यानी कि पहला ऑप्शन भी सही हो जाता है। और दूसरा ये कह रहा है कि हल्के शरीर वाले, यानी कि जो पतला दुबला वाला है, तो उनके जो प्रति इकाई शरीर भार आधारित चयापचय होगा उनका दर अधिक होगा। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोनों। यानी कि हमने आपको क्या बताया है कि जो भारी शरीर वाले व्यक्तियों की आधारित चयापचय दर होता है वो जो छोटा शरीर वाला होता है उनकी तुलना में अधिक होता है, लेकिन जो छोटे व्यक्ति होते हैं, छोटे शरीर वाले व्यक्ति होते हैं, आदमी होते हैं, उनकी प्रति इकाई शरीर का भार होता है वो आधारी जो चयापचय होता है अधिक होता है। तो हमारा 25 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा दोनों, यानी कि उपयुक्त में से दोनों करेक्ट हो जाता है। चलती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपको समझ में आ गया होगा जो हमने यहाँ पे रखा हुआ था। हम क्वेश्चन को यहाँ पे इसलिए डीपली बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि गलत है, गलत, तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसका ऐसे होगा, इस प्रकार से होगा। ठीक है, यहाँ पे 26 क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है। आपसे पूछा जाता है कि पोषक तत्व से विमुक्त ऊर्जा का प्रयोग शरीर के निम्नलिखित में से किन क्रियाओं के लिए करती है। यानी कि जो आपका पोषक तत्व होता है उनमें जो विमुक्त ऊर्जा का प्रयोग होता है आपके शरीर में कौन सी क्रियाओं के लिए होता है, यानी कि आपको जो ऊर्जा मिलती है ना वो कौन सी क्रियाओं के द्वारा आपके शरीर में ऊर्जा मिलती है जो आपने पोषक तत्व को ग्रहण किया है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन ये कह रहा है आधारीय चयापचय क्रियाओं के लिए, बी ऑप्शन कह रहा है शरीर वृद्धि एवं टूट फूट की मरम्मत के लिए, सी ऑप्शन कहता है मांसपेशियों की क्रियाओं एवं गति के लिए, डी ऑप्शन कहता है उपयुक्त में सभी के लिए। अब बताइए कि जो पोषक तत्व में उपयुक्त ऊर्जा का प्रयोग होता है वो शरीर के कौन सी क्रियाओं में होता है। आपको 26 का करेक्ट उत्तर बताना है। तो जो आपकी जो भी आपने आहार ग्रहण किया है, जो भी आपने न्यूट्रिशन खाया है, उसमें जो आपकी एनर्जी मिलती है तो वो शरीर की जो क्रियाएं होती हैं वो आपके चयापचय के द्वारा ही हो पाता है। अगर आपका शरीर मेटाबॉलिज्म का सही कार्य नहीं कर पा रहा, बेसल मेटाबॉलिज्म नहीं कार्य हो पा रहा है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको ए ऑप्शन भी चुनना पड़ेगा। उसके बाद में जो पूछा गया है शरीर में वृद्धि एवं टूट फूट मरम्मत के लिए, यानी कि आपकी टूट फूट मरम्मत नहीं होगी तो आपका दिक्कत हो सकता है। अगर प्रोटीन नहीं खाओगे, ठीक है, जो प्रोटीन नहीं खाओगे तो आपका शरीर का जो भी टूट फूट मरम्मत हुई है वो सही से कर ही नहीं पाएगा। वो कोशिका अगर मर गई है तो कोशिका को निर्माण ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद मांसपेशियों की क्रियाओं और गति के लिए, हम मांसपेशियों की जो मानसिक कार्य न करके फिजिकल कार्य करते हैं तो उनकी मांसपेशियाँ क्रियाएँ तो करती हैं, गति तो करती हैं, तभी तो वो कार्य कर पाते हैं। तो उन सब क्रियाओं के लिए जो उनकी ऊर्जा प्राप्ति होती है आधारित चयापचय के द्वारा ही होती है। तो हमारा 26 का जो ऑप्शन निकल के आता है डी ऑप्शन, यानी कि हमारा सभी हो जाता है। आधारित चयापचय क्रियाओं के लिए, शारीरिक वृद्धि एवं टूट फूट मरम्मत के लिए, मांसपेशियों की क्रियाओं एवं गति, इन सभी के लिए आपको ऊर्जा का प्रयोग होता है, आपके शरीर की क्रियाओं के द्वारा होता है। तो हमारा 26 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। मैं अगला क्वेश्चन बोलती हूँ आपके पास। यहाँ पे 27 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है। देखिए पूछा क्या जा रहा है आपसे। 27 नंबर का क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों में उपस्थित रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग निम्नलिखित में से किन ऊर्जा रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें जो रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग होता है वह जो कौन सी ऐसी अन्य ऊर्जा होती है जिसमें परिवर्तित किया जाता है, यानी कि बदलाव किया जाता है। ऑप्शन ए के पास है यांत्रिक ऊर्जा, बी ऑप्शन होता है विद्युत ऊर्जा, सी ऑप्शन होता है शारीरिक ऊर्जा, डी ऑप्शन होता है उपयुक्त सभी होता है। 27 के क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो जो भी आपका खाद्य पदार्थ होता है उसमें जो रासायनिक ऊर्जा होती है, जो रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग होता है वो आपकी यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा भी परिवर्तित होता है, विद्युत ऊर्जा के द्वारा और शारीरिक ऊष्मा के द्वारा, यानी इन सभी के द्वारा आपका ऊर्जा का जो परिवर्तित होता है इन सभी के रूपों के द्वारा होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। 27 का हमने डी ऑप्शन यहाँ पे चुना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे 28 नंबर का यहाँ पे सुमिलित नहीं है ये पूछा गया है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं।
चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि एक ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, बाकी जो 3 है सुमेलित है। चलिए भाई इसके लिए हमें ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा। ए ऑप्शन कहता है कि मांसपेशियों की गतिशीलता को मिलान किया है यांत्रिक ऊर्जा से। बी ऑप्शन कह रहा है कि तंत्रिकाओं में संवेदना प्रेषण विद्युत ऊर्जा से मिलान किया है। उसके बाद में खाद्य पदार्थ में संचित ऊर्जा को मिलान किया है जैव ऊर्जा से। डी ऑप्शन को मिलान किया है शरीर का ताप नियंत्रण शारीरिक ऊष्मा से किया है। चलिए 28 को अगर आप जवाब दोगे तो कौन दोगे? तो आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट देखिए, जो आपकी मांसपेशियों की गतिशीलता होती है वो किसके द्वारा ऊर्जा का स्वरूप होता है? वो होता है यांत्रिक ऊर्जा के स्वरूप में होता है। बी ऑप्शन अगर लिखा रहे कहीं क्वेश्चन में, अगर आपसे पूछा जाए कि तंत्रिकाओं में संवेदना प्रेषण किसके द्वारा होता है ऊर्जा का स्वरूप, तो आप बताना विद्युत ऊर्जा से होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है सी ऑप्शन में खाद्य पदार्थों में संचित ऊर्जा का जो ऊर्जा का स्वरूप होता है वो जैव रासायनिक ऊर्जा से नहीं होता है, वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है, यानी कि जो जैव लिखा है वो ऑप्शन गलत होगा। अगर यहाँ पे लिखा होता है रासायनिक ऊर्जा तो आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के स्वरूप में यहाँ पे संचित होता है, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है, यानी कि ये आपका सुमेलित सही नहीं हुआ था। बाकी आपका यह डी ऑप्शन तो सही मिलान किया हो कि शरीर का ताप नियंत्रण आपके शारीरिक ऊष्मा के द्वारा यहाँ पे होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर निकल के आता है 28 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि खाद्य पदार्थों में संचित ऊर्जा जो होता है आपके रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 28 का हमें सी ऑप्शन करेक्ट मिला है। अब यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन कि हमारी जो अनैच्छिक क्रियाओं में संचालन या विश्राम करते हुए किस ऊर्जा का व्यय कितना किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो हमारी इच्छा के अनुसार हमारी नहीं चलती अनिच्छाक क्रियाएं होती हैं उनका जो संचालन होता है, विश्राम जब आराम करते हो तो कौन सी ऐसी ऊर्जा का व्यय होता है जो यहाँ पे परिभाषा पूछा है किया जाना कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है, ये है यांत्रिक ऊर्जा, बी ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, सी ऑप्शन है जैव ऊर्जा, डी ऑप्शन होता है विश्राम ऊर्जा। तो अभी आपने यांत्रिक ऊर्जा में देखा तो आपकी जो मांसपेशियों की गतिशीलता होती है तो यांत्रिक ऊर्जा की जिम्मेदार होता है। रासायनिक ऊर्जा की बात करें यानी कि आपका बी ऑप्शन वाला था, आपके जो खाद्य पदार्थों में संचित ऊर्जा होता है तो वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए कि आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से फटाफट से बताइए। 29 का हमने यहाँ पे क्वेश्चन रखा था, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए बताइए 29 का यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे पूछा गया था कि जो आपकी अनैच्छिक क्रियाओं के संचालन के लिए जो विश्राम आप आराम करते हो तो ऊर्जा का जो व्यय किया जाना चाहिए आपका किया जाना चाहिए विश्राम ऊर्जा के द्वारा किया जाए। ठीक है, आप आराम करोगे तभी तो व्यय का ऊर्जा होगा। ठीक है, आपका ऊर्जा का व्यय यही तो कहलाएगा विश्राम ऊर्जा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 29 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, विश्राम ऊर्जा वाला सही होगा ऑप्शन। अब चलिए यहाँ पे लिखा हुआ 30 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किसी सामान्य व्यक्ति के कुल ऊर्जा व्यय का लगभग कितना प्रतिशत भाग विश्राम ऊर्जा के रूप में व्यय होता है। ठीक है, यानी कि सामान्य व्यक्ति की बात की गई कि उसकी जो कुल भी ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिए कितना प्रतिशत भाग विश्राम ऊर्जा के रूप में व्यय होता है। ऑप्शन देखिए 40%, बी ऑप्शन कहता है 56%, सी ऑप्शन कहता है 60%, डी ऑप्शन कहता है 68%। चलिए अब इसका 30 का क्या बताओगे। तो किसी भी कोई भी सामान्य जो व्यक्ति होता है उसकी जो कुल ऊर्जा का लगभग कम से कम 66% क्या होता है विश्राम ऊर्जा का रूप में व्यय होता है। तो हमारा 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, यानी कि 66% सही हो जाएगा ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए लिखा है आपसे 31 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, यानी कि आपका सिर्फ 3 क्या है सही सुमेलित है, एक ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है। चलिए बताइए। पहले ऑप्शन देखिए, शारीरिक क्रियाकलाप आपका मिलान किया गया है 15 से 30%। बी ऑप्शन है विश्राम ऊर्जा का मिलान किया है 60 से 75%। सी ऑप्शन भोजन का ऊष्मीय प्रभाव मिलान किया है 10% से। डी वाला ऑप्शन है ऑक्सीजन की खपत 21 लीटर प्रति घंटा से। तो अभी आपने आगे ही किया है विश्राम ऊर्जा वाला, यानी कि ये वाला ऑप्शन अभी आपने कर दिया है कि आपका कितना होता है
66% होगा, लेकिन यहाँ पे अप्रोच दिया गया है 60 से 75। तो ये तो आपका क्या होगा, ये तो आपका सही ऑप्शन है, ठीक है, ये तो आपका सही उसमें मिलता है। उसके बाद मिले कि शारीरिक क्रियाकलाप, तो ये आपका होता है 15 से 30 होता है, ठीक है, ठीक है, इतना ऊर्जा की मात्रा के रूप में व्यय होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए लिखा है सी ऑप्शन में लिखा है भोजन का उसमें प्रभाव, तो ये आपका होता है ऊर्जा की मात्रा होता है 10% होता है। अब यहाँ पे लिखा है डी ऑप्शन, ऊर्जा की जो खपत होती है वो कितना होती है, यहाँ पे लिखा है 21 लीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन निकल के आएगा डी ऑप्शन, ऑक्सीजन की खपत वाला, यानी कि 21 लीटर प्रति घंटा जो लिखा हुआ है वो आपका नहीं होगा, ठीक है, इसको यहाँ पे इधर कर देते हैं। तो यहाँ अगर आपने लिखा होता 15 लीटर प्रति घंटा, तो आपका यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 21 लीटर लिखा है तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजन की खपत का ऊर्जा की जितनी मात्रा होती है कितनी होती है, तो आप बताना कि 15 लीटर की होती, लेकिन यहाँ पे लिखा है 21 लीटर प्रति घंटा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा 31 का, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन की खपत के लिए जो आधारित चयापचय दर होता है वो कितना होता है, 15 लीटर प्रति घंटा होता है। तो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा 31 का, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला चलिए 32 का यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना है आपको। सूची 1 है, सूची 2 है, यहाँ पे पोषक तत्व दिए हैं, यहाँ पे किलो जूल है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना मिलता है, 27 मिलता है किलो जूल, या फिर बी ऑप्शन है 1 ग्राम वसा से 35 मिलता है, या फिर सी ऑप्शन 1 ग्राम प्रोटीन से 25 मिलता है, या फिर कहें डी ऑप्शन में 1 ग्राम एल्कोहल से 29.3 मिलता है। चलिए आप इसका अगर आंसर बताओगे तो क्या बताओगे, चलिए फटाफट से इसका क्वेश्चन को हल कीजिए, ठीक है। चलो फटाफट से बताइए इसका क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे पूछा गया था, देखो आप सभी जानते हो कि कार्बोहाइड्रेट से कितना मिलता है, 4 मिलता है, वसा की बात करें तो 9 मिलता है, प्रोटीन की बात करें तो कितना मिलता है आपका, 4 मिलता है, अगर अल्कोहल की बात करें तो 7 मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो मिलान किया है कार्बोहाइड्रेट का 27 से, अगर यहाँ पे 17 होता तो सही होता, अगर ग्राम वसा की बात करें, अगर यहाँ पे 37 लिखा होता तो सही होता, अगर प्रोटीन की बात करें तो अगर 17 होता तो यहाँ पे सही होता। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा अगर मिलान कहें कि यहाँ पे जो सही मिलान हुआ है वो आपका मिला है 1 ग्राम एल्कोहल से 29.3 किलो कैलोरी जूल मिलता है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इसको यहाँ पे हटा देते हैं। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, यानी कि ये वाला आपका सही से सुमेलित किया, बाकी जो ऑप्शन है वो सही से सुमेलित नहीं किए गए। 1 ग्राम एल्कोहल से आपको 29.3 किलो जूल मिलता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूछा जाता है, चलिए देखते हैं क्या पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पे 33 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पे चलिए फटाफट से क्वेश्चन को हल करते चलिए। हमारा अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसको पहले मिटा देते हैं, 1 मिनट। हाँ, वाम कैलोरीमेट्री किसके मापन के हेतु प्रयोग की जाती है, यानी कि जो चयापचय दर में जो वाम कैलोरीमेट्री आता है ना शब्द, वो कौन सी ऊर्जा के मापन के लिए की जाती है। आपके पास ऑप्शन 4 है, 4 में से चुनना पड़ेगा एक। पहला कहता है कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा, दूसरा होता है सौर ऊर्जा, तीसरा कहता है जैव ऊर्जा, और चौथा कहता है विद्युत ऊर्जा। चलिए आप बताओगे तो आप किससे बताओगे, चलिए फटाफट से बताइए कि इसका जो आंसर निकल के आएगा तो क्या आएगा। तो आपकी जो वाम कैलोरीमेट्री होती है ना, उसका जो हम मापन करते हैं, तो आपने जो भी न्यूट्रिशन खाया है, जो कि अभी आपने खाद्य पदार्थ खाया है, उसमें जो उपस्थित ऊर्जा होता है उसको मापने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वाम कैलोरीमेट्री का प्रयोग किया जाता है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए 33 का हमें जो ऑप्शन निकल के आया ए ऑप्शन सही मिल जाता है। चलिए एक प्रकार का यंत्र होता है, जो वाम कैलोरीमेट्री है ना, एक प्रकार का यंत्र होता है जो चेक किया जाता है। अब यहाँ पे फिर से वाम कैलोरीमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में थोड़ा सा भी कठिनाई ना हो। हमें अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। लिखा है 34 नंबर का क्वेश्चन कि वाम कैलोरीमेट्री में कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन पोषक तत्व में ऊर्जा मान इस प्रकार से है, ठीक है। यानी कि जो आपका वाम कैलोरीमेट्री है उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है, उसमें जो पोषक तत्व की ऊर्जा का मान है, ठीक है। यानी कि जिससे आप कैसे पता लगाओ कि ये वाम कैलोरी में काउंट होता है, ठीक है। स्पायरोमीटर, कैलोरीमीटर आप पढ़ते हो ना, तो आपको यहाँ पे प्रतिशत तो देना ही पड़ेगा ना कि कितना पॉइंट होना चाहिए। तो 1 ग्राम में अगर कार्बोहाइड्रेट है तो 4.3 कैलोरी है। दूसरा है ग्राम वसा, 1 ग्राम वसा 9.45 कैलोरी है। तीसरा कह रहा है 1 ग्राम प्रोटीन में 4.35 कैलोरी है। चलिए आप बताइए कि अगर ये जो यहाँ पे तीनों ऑप्शन लिखा है कि यहाँ पे सही है, आपको यहाँ पे सही विकल्प यहाँ पे चुनना पड़ेगा।
चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर बॉम्ब कैलोरीमेट्री है उसमें जो चार्ट बना होता है तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है और प्रोटीन होता है, जो ऊर्जा का मान दिया जाता है वो कौन रहता है, वो रहता है आपका कार्बोहाइड्रेट में रहता है 4.3 कैलोरी 13 कैलोरी होता है। और आपका होता है 1 ग्राम वसा में 9.45 कैलोरी होता है, यानी कि पहला और आपका दूसरा सही होता है। पहला दूसरा किस में है, आपका है आपका पहले वाले ऑप्शन में, यानी कि आपका पहले में आपका कार्बोहाइड्रेट और आपका वसा वाला सही हो जाता। लेकिन अगर प्रोटीन वाला यहाँ पे लिखा हुआ ना, अगर प्रोटीन में लिखा होता 4.65 ना, तो आपका ये भी ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे 4.35 लिखा है कैलोरी, तो आपका ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है, ये प्रोटीन वाला। अगर लिखा होता 4.65 वाला तो आपका ये आंसर सही हो जाता, यानी कि आपको चुनना पड़ता है सी ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे प्रोटीन वाला गलत लिखा हुआ है, तो अब आपको कौन सा चुनना पड़ेगा, आपको पहला और दूसरा चुनना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए ऑप्शन को चुनना पड़ेगा। तो हमारा 34 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब मैं अगले क्वेश्चन को पढ़ती हूँ, यहाँ पे छोटा कर देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए देखिए अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यानी कि आपके पास दिए गए हैं दो ऑप्शन में से आपको यहाँ पे ला करके आपको मतलब चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन आपने चुना है। तो दो ऑप्शन में पहला ऑप्शन है बॉम्ब कैलोरीमेट्री में पोषक तत्व पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाते हैं तथा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा ये कह रहा है कि मानव शरीर में पोषक तत्व संपूर्ण रूप से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। चलिए आप अगर बताओगे 35 वाला तो आप क्या बताओगे, चलिए फटाफट से बताओगे। तो आपका जो है यहाँ पे पहला वाला यानी कि आपके पास ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है केवल दो, सी ऑप्शन ऊपर दोनों, डी ऑप्शन है ऊपर में से दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 35 जो है, पहले ऑप्शन आपने ध्यान से अगर सुना होगा तो यहाँ पे देखा होगा लिखा है कि बॉम्ब जो कैलोरीमेट्री होता है उसमें जो पोषक तत्व पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें होता है वह जल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि मानव शरीर में पोषक तत्व संपूर्ण रूप से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, यानी कि पूरा मतलब सही रूप से एकदम से नहीं ऑक्सीकृत होते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन निकल के आता है ये दोनों क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, यानी कि उपयुक्त में से दोनों ऑप्शन करेक्ट माने जाते हैं। 35 का हमने यहाँ पे आपको दोनों बताया है। चलिए आप अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे देखिए लिखा है 36 नंबर का क्वेश्चन, फिर आपको उसी तरह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि मानव शरीर द्वारा ग्रहण किए गए भोजन उपस्थित पोषक तत्व में अवशोषण की मात्रा दी गई है, ठीक है। यानी कि जो मानव होता है मतलब हमारे शरीर में जो भोजन की उपस्थिति जो हमने ग्रहण किया है उसमें जो पोषक तत्व का अवशोषण, यानी कि अवशोषण मतलब कि सोखना, तो मात्रा दी गई है, यानी कि कितना आपने ग्रहण किया पोषक तत्व तो आपके शरीर में कितना वो आपका शरीर अब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं तीन में से आपको चुनना पड़ेगा यहाँ पे विकल्प में। चलिए पहले आपको बताते हैं कि क्या आपने कार्बोहाइड्रेट में मात्रा खाया है तो क्या 97% आपका अवशोषण हो जाता है आपके शरीर में, या फिर दूसरा वाला देखिए वसा आपने अगर ग्रहण किया तो क्या 98% आपका शरीर अवशोषण कर लेता है, या फिर तीसरा कहता है प्रोटीन क्या 92% ग्रहण, यानी कि 1 ग्राम की यहाँ पे बात हो रही है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आपने खाया तो क्या 97% आपका शरीर सोख लेगा, या फिर वसा वाला कहता है कि 1 ग्राम वसा आपने खाया है तो क्या उसका 98% आपका शरीर सोख लेता है, बाकी वो मल या फिर मूत्र व पसीने के साथ बह जाता है, या फिर तीसरा कह रहा है कि प्रोटीन जो 1 ग्राम प्रोटीन खाया है तो उसका 92% जो होता है आपका शरीर सोख लेता है, बाकी जो होता है क्या होता है बाहर निकल। तो आप इस तीनों में से क्या चुनोगे, चलिए फटाफट से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पहला हो जाएगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो आपने ग्रहण किया है उसका जो 97% होता है, इसको पहले हम मिटा देते हैं तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका पहला वाला ऑप्शन है यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो आपने ग्रहण किया है तो आपका जो आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट उसका 97% क्या होता है आपका शरीर सोख लेता है, आपका शरीर जो होता है अवशोषण कर लेता है, बाकी क्या होता है बाहर निकल देता है, ठीक है। और जो आपका तीसरा वाला होता है यानी कि प्रोटीन जितना आपने प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन खाया है उसमें से 92% जो क्या होता है आपका शरीर क्या होता है अवशोषित कर लेता है, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक। लेकिन अगर आपका फैट की बात करें तो फैट 1 ग्राम फैट में अगर आपका शरीर
अवशोषित करता है तो कितना करता है, तो वो करता है 95% कर लेता है। ठीक है, आप ये भी याद रख रहे हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट कितना करता है, 97 करता है। प्रोटीन कितना करता है, तो 92 करता है। और आपका फैट कितना करता है, फैट आपका करता है 95% करता है। तो आपका तो ये वाला रॉन्ग हो गया ना। तो अगर आपको चुनना पड़ेगा 36 वाला, तो आप क्या चुनोगे, आप चुनोगे पहला वाला और तीसरा वाला चुनोगे, यानी कि ए और ए वाला और ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 36 का हमने बताया। अब यहाँ पे 37 क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, नहीं इतना ही है, आपको इतना नहीं, आप यहाँ पे पहले यहाँ पे 2 पढ़ लो, फिर नीचे चलते हैं पढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे और ऑप्शन लिखा हुआ है। 37 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए, यानी कि आपके पास 3 तथ्य दिए गए हैं। आपको इन तथ्यों में से आपको कूट में जा करके आपको मिलान करना पड़ेगा विकल्प में। आपके पास पहला कह रहा है कि चयापचय क्रिया में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से कुछ मात्रा में ऊर्जा नष्ट हो जाते हैं, यानी कि जब मेटाबॉलिज्म होता है तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है और वसा होता है वह कुछ मात्रा में वो मेटाबॉलिज्म क्या कर देता है, नष्ट कर देता है आपका ऊर्जा। दूसरा कहता है कि चयापचय क्रिया में प्रोटीन पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी कि जब आपका बेसल मेटाबॉलिज्म होता है, जब क्रिया होती है तो उसमें जो प्रोटीन होता है वह पूरी तरह से ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे चलिए तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा आपके पास यहाँ पे कह रहा है, इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं ताकि आपको, हाँ अब चलिए, अब तीसरा कह रहा है कि इसलिए चयापचय क्रिया में प्रोटीन से कोई ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। चलिए अब यहाँ पे आपको विकल्प चुनना है, केवल एक, केवल यहाँ पे पहला और दूसरा। सी ऑप्शन कहता है दूसरा और तीसरा। डी ऑप्शन कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसे क्या चुनोगे, आप ये चुनोगे कि इसमें से क्या हो जाता है, कोई नहीं हो जाएगा, यानी कि जो आपकी चयापचय क्रिया होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट और आपका जो फैट होता है उसमें कोई भी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। लेकिन जो प्रोटीन की चयापचय में कुछ मात्रा में ऊर्जा की नष्टता हो जाती है। ठीक है, यानी कि जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो आपका जो प्रोटीन होता है थोड़ी मात्रा में नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो प्रोटीन होता है वो पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत नहीं हो पाती है। तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, या तो उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन है, यदि 100 ग्राम चावल में 78.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 6.8 ग्राम प्रोटीन और 0.5 ग्राम वसा उपस्थित है, तो एटवाटर ब्राइटर फैक्टर के प्रयोग में 100 ग्राम चावल में उपस्थित ऊर्जा कुल ऊर्जा की उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा कितनी हो। अब आपने शुरू में क्वेश्चन किया था डब्ल्यू एटवाटर के बारे में कि जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें पाए जाने वाली जो कैलोरी होती है, ऊर्जा होती है, उसका सबसे पहला जो मापन किया था, प्रयोग शब्द किया था, वो किए थे डब्ल्यू एटवाटर जी किए थे। अब उनके जो चार्ट होती हैं वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए बताइए कि क्या होगा अगर यहाँ पे कुल उपस्थित ऊर्जा की, यानी कि इन सबको आपका यहाँ पे चावल को जोड़ दिया जाए, आपके कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और वसा को जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे जो चावल का निकल के आएगा, ठीक है, मात्रा कुल ऊर्जा कितना निकल के आएगा। ठीक है, अगर 100 ग्राम ऊर्जा हो तो अगर 78.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो, 7.8 ग्राम प्रोटीन हो, 0.5 ग्राम वसा हो, तो 100 ग्राम चावल में कितना ऊर्जा उनको मिलेगा। ठीक है, चलिए बताइए 38 का क्वेश्चन यहाँ पे हमने रखा था। चलिए फटाफट से बताइए कि इसको तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको लगाना पड़ेगा। इसको ऐसे फटाफट से कर लेते हैं। इसका ऑप्शन निकल के आएगा सी ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे 344.5 ग्राम यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को किसी न किसी दिन हम इसको सवाल को हल करके आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपका ये वाला 38 वाला होगा। लेकिन अभी यहाँ पे जान लो कि आपका ऑप्शन जो निकल के आएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके एटवाटर ब्राइटर के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 39 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भोजन के पोषक तत्व से अवशोषित ऊर्जा की मात्रा निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है। यानी कि जो भी आपने न्यूट्रिशन खाया, जो आपने भोजन खाया, उसमें न्यूट्रिशन का जो अवशोषित ऊर्जा की मात्रा होती है, अगर उसका मात्रा चेक करना हो तो आप किसके द्वारा चेक करोगे, कौन सा यंत्र यूज करोगे। आपके पास ऑप्शन ये है बॉम्ब कैलोरीमेट्री, बी ऑप्शन होता है एटवाटर ब्राइटर फैक्टर, सी ऑप्शन होता है बेंडिक ऑक्सीक्लोमीटर, डी ऑप्शन होता है उपयुक्त में से सभी। तो आप सभी से पढ़ते हो ना, जब ऊर्जा का चयापचय पढ़ते हो तो उसमें आप इन सभी को पढ़ते हो। ठीक है,
यानी कि आपका ऑप्शन निकल के आएगा, ये मिल के आएगा उपरोक्त में से सभी, यानी कि इन सभी के द्वारा क्या करते हो आप करते हो। तो इन सभी को आप याद रखे रहना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं। बॉम्ब कैलोरीमेट्री से, एटवाटर ब्रैटर फैक्टर से, बेंडिक ऑक्स कैलोरीमेट्री से, इनको आप याद रखे रहना। तो आपका 45 को जो ऑप्शन निकल के आएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इन सभी के द्वारा अवशोषित मात्रा को चेक किया जाता है ऊर्जा की। अब चलिए 40 क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जाता है भोजन में उपस्थित पोषक तत्व के ऑक्सीकरण में प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर उपस्थित ऊर्जा की मात्रा बताने वाला मापक है। आपके पास ऑप्शन है एटवाटर ब्रैटर फैक्टर, बी ऑप्शन होता है बेंडिक ऑक्सी कैलोरीमेट्री, सी ऑप्शन होता है बैम कैलोरीमेट्री, डी ऑप्शन कहता है उपयुक्त में से सभी। तो आपके पास क्वेश्चन ये पूछा गया था 40 नंबर का क्वेश्चन, इसको पहले मिटा देते हैं तब आपको समझ में आएगा। आपसे ये पूछा गया था कि जो आपका भोजन होता है उसमें जो भी न्यूट्रिशन होते हैं, जो भी पोषक तत्व होते हैं, उनके ऑक्सीकरण में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो उपस्थित जो ऊर्जा का अगर बताने वाला मापक होता है, जो यंत्र होता है, अभी आपने क्वेश्चन कर लिया पीछे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा घुमा के पूछा गया है। तो उसमें जो ऑक्सीकरण के उपस्थित ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, अगर उसको चेक करना है ऊर्जा के रूप में अगर बताना हो तो आप कैसे बताओगे। चलिए यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना पड़ेगा। तो एटवाटर ब्रैटर फैक्टर है, बी ऑप्शन है बेंडिक ऑक्सी कैलोरीमेट्री, सी ऑप्शन है बेंडिक बॉम्ब कैलोरीमेट्री, डी ऑप्शन होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए फटाफट से बताइए। देखो, हम कोई भी जब खाना खाते हैं, कोई भी न्यूट्रिशन खाते हैं, तो जब खाते हैं ना, तो उसके जब किसी कार्बनिक पदार्थ में जब जलाया जाता है ना, तो उसमें जो क्रिया होती है वो ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ठीक है, तो उपयोग की गई जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसमें ऊष्मा की मात्रा को प्रत्यक्ष रूप से यानी कि सामने देखा जो जाता है वो दिया जाता है आपका बेंडिक ऑक्सी कैलोरीमेट्री के द्वारा ऊर्जा का मापन किया जाता है। तो आपका जो 40 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यानी कि भोजन में उपस्थित मात्राओं में ऑक्सीकरण में प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर उपस्थित ऊर्जा की मात्रा बताने वाला मापक जो होता है वो होता है आपका, यहाँ पे थोड़ा मोबाइल मेरा गड़बड़ है इसलिए सही से लिख नहीं जाता है, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा बेंडिक ऑक्सी कैलोरीमेट्री वाला ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। चलिए दूसरे टॉपिक पे चलें। चलिए अब दूसरा पॉइंट अब आ गया है। अभी तक आपने ऊर्जा से और उपापचय से इन सब से क्वेश्चन देखा था। अब आपका दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है जिसमें आपसे सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं। अब हमारा पहला ही क्वेश्चन बन जाता है सामाजिक नियंत्रण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सामाजिक नियंत्रण उपकरणों की प्रणाली है, यह मत किसका। यानी कि जो सामाजिक नियंत्रण होता है उसमें उपक जो प्रणाली होता है ये आपका स्टेटमेंट पूछा गया है, तो आप किसे बताओगे। आप बताओगे ए मैकावर योम पेज, बी ऑप्शन बताओगे लैंडिस, सी ऑप्शन बताओगे ऑर्गबर्न योम निम्कोफ, डी ऑप्शन बताओगे राष्ट्रीय। बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फटाफट से इसका राइट आंसर बता दीजिए। देखिए आपका यहाँ पे जो राइट आंसर निकल के आएगा, सामाजिक नियंत्रण को उन्होंने जो उपकरण का प्रणाली बताया है वो कौन होते हैं, रॉस होते हैं। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रॉस ने कहाँ पे जाकर के सामाजिक नियंत्रण को उपकरण की प्रणाली बताया है। तो आपको याद रखना रहना कि उनकी एक पुस्तक की नाम है, एक बुक का नाम है, उनका नाम है सोशल कंट्रोल में सोशल कंट्रोल की अवधारणा की है, यानी कि सोशल कंट्रोल नाम है उस बुक का ना। तो उसमें बुक में जाकर के इन्होंने अपना कहा है सामाजिक नियंत्रण उपकरण की प्रणाली है। अब यहाँ पे आप ये क्वेश्चन याद रख यानी कि लिख लेना कहीं पे अगर लिखना होगा कि जो आपके रॉस जी हैं वो सोशल कंट्रोल अपनी पुस्तक में ये बात प्रस्तुत की है कि क्या होता है सामाजिक नियंत्रण एक उपकरण की प्रणाली होती है। तो हमारा पहला का जो ऑप्शन निकल के आता है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए लिखा पूछा गया आपसे कि चेतन तथा अचेतन न प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किसने किया है। चलिए बताइए चेतन तथा अचेतन। ठीक है, यहाँ पे चेतन और अचेतन के बारे में पूछा गया है। तो आपके पास ऑप्शन है लैंडिस, बी ऑप्शन होता है चार्ल्स कूलेट, सी ऑप्शन होता है लेपियर, डी ऑप्शन होता है कार्ल बेनी। अब यहाँ पे आपको याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट ये सब क्वेश्चन ज़्यादा देखने को। अभी आपने देखा है ऊर्जा वाले में, अगर आपने उसको पढ़ा होगा तब याद कर पाओगे समझ करके, लेकिन यहाँ पे समझ करके नहीं, आप यहाँ पे याद कर किए होंगे, पढ़े होंगे तभी कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा पूछा चेतन तथा अचेतन ना प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादक किसने किया है, तो वो आपके किए हैं
चार्ल्स कोलेजी ने किए हैं। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा का भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब मैं तीसरा क्वेश्चन आपको पढ़ के बताती हूँ, फटाफट से क्वेश्चन को हल करते चलते हैं। सामाजिक नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि समाज को नियंत्रण है जो किया जा सकता है किसके द्वारा? कानून के द्वारा, बी ऑप्शन धर्म के द्वारा, सी ऑप्शन समाज के द्वारा, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी के द्वारा। तो समाज का जो नियंत्रण किया जाना चाहिए वो कानून के द्वारा भी, धर्म के द्वारा भी, समाज के द्वारा, इन सभी के द्वारा क्या कहा जाता है? जैसे कि धर्म पर्दा प्रथा हो गया, ठीक है, समाज जो भी होता है, मतलब पर्दा प्रथा हो गया, धर्म के बारे में हो गया, राज्य का संचालन हो गया, तो इन सभी के द्वारा किया जाता है। जैसे कि अब देखो आपके मोदी जी हैं, तो आपका सही तरह से कानून समाज को सही से बैलेंस करके चलते हैं ना, तो आपका डी ऑप्शन यानी कि तीसरा का डी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है, यानी कि आपका सही हो जाता है। अब मैं आप चौथा क्वेश्चन पढ़ती हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा है कि औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, तो जो औपचारिक यहाँ पे जो साधन हो सामाजिक नियंत्रण होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कानून, बी ऑप्शन होता है राज्य, सी ऑप्शन होता है कारावास, डी ऑप्शन होता है उपरोक्त में से सभी। चलिए फटाफट से बताइए कि क्या होता है। तो औपचारिक जो सामाजिक नियंत्रण होता है उसको यहाँ पे नियंत्रण, महत्वपूर्ण जो नियंत्रण करने का जो साधन होता है वो आपका होता है राज्य के द्वारा होता है, वो होता है कानून के द्वारा, कारावास के द्वारा, अदालत के द्वारा, इन सभी के द्वारा क्या हो जाता है? सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, तो सामाजिक नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? कानून के द्वारा, कारावास के द्वारा, राज्य के द्वारा, अदालत के द्वारा, ठीक है, समाज के द्वारा, सबके द्वारा क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। अब पांचवा आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के शामिल नहीं है? ठीक है, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की बात की गई, शामिल नहीं की बात की गई, नहीं को ध्यान में रखना। आपके पास ऑप्शन ये है जनमत, बी ऑप्शन है पुलिस, सी ऑप्शन है धर्म, डी ऑप्शन है रीति रिवाज। तो पांचवा का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन होगा, यानी कि रीति रिवाज में होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का शामिल नहीं है, तो आपका पुलिस है, यहाँ पे आपका जमानत भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका धर्म की तरह, इन सब के द्वारा क्या होता है? किया जाता है। चलते पांचवा का हमें डी ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है, रीति रिवाज के द्वारा समाज का नियंत्रण नहीं किया जाता जो औपचारिक तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा है सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है। ऑप्शन ये है स्कूल, बी ऑप्शन है नातेदारी, सी ऑप्शन है परिवार, डी ऑप्शन है पड़ोसी। सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण जो अभिकरण होता है वो आपका होता है परिवार होता है। परिवार में जो भी आप चीज़ें सीखते हो वही जा करके बाहर भी करते हो। तो छठवां का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 7वां नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य में शामिल नहीं है? ऑप्शन पहला है कि सामाजिक विद्वेष का विस्तार, बी ऑप्शन है सामाजिक संगठन में स्थिरता का एकरूपता लाना, सी ऑप्शन है समाज में समरूपता मजबूती निरंतरता लाना, डी ऑप्शन सामाजिक और मानवीय मूल्यों को स्थापित करना। चलिए आप सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य जो शामिल नहीं है वो आपका बताना पड़ेगा। तो शामिल जो नहीं है वो कौन सा ऑप्शन हो जाता है? यहाँ पे 7वां का हमने बताया। तो आपका जो सामाजिक उद्देश्य का विस्तार होता है वो शामिल नहीं होता है, यानी कि हमारा 7वां का ये ऑप्शन सही हो जाता है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हल करते चलते हैं क्योंकि हमें 3 बजे भी आपको क्लास देनी है। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का सबसे स्वरूपों का शामिल नहीं बात पूछा गया है, नहीं को ज़्यादा आप ध्यान में रखिएगा। आपके पास ऑप्शन ये है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण, बी ऑप्शन है सचेत और अचेत नियंत्रण, सी ऑप्शन राजतंत्रीय और प्रजातंत्रीय सामाजिक नियंत्रण, डी ऑप्शन होता है अवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक नियंत्रण। 8वां का आपको बताना, क्या बताओगे आप बताओगे अवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक नियंत्रण बताओगे। फटाफट से क्वेश्चन को हल करते चलिए। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसने किया है? आपके पास ऑप्शन ये है आगबर्न एवं निफ्काफ, बी ऑप्शन है कार्ल मैनफिम, सी ऑप्शन है इमाइल दुर्खिम, डी ऑप्शन होता है पीटरबर्ग। चलिए 9th का आपने यहाँ पे क्वेश्चन रखा था, आप इसे बताओगे तो क्या बताओगे? आप बताओगे कार्ल मैनहिम बताओगे। ठीक है, यानी कि आपका 9th का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपका बी ऑप्शन है कि कार्ल मैनहिम। अब यहाँ पे याद रख लेना कि इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम होता है मैन एंड सोसाइटी, यानी कि मैन एंड सोसाइटी। इसमें क्या किया था? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो सामाजिक नियंत्रण है उसको उल्लेख किया था। ठीक है, तो याद रख लेना कि कार्ल मैनहिम जो है अपनी पुस्तक में ये बातें की थी, उन पुस्तक का नाम है मैन एंड सोसाइटी। चलती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण नहीं है? आपके पास नहीं पूछा गया, सामाजिक नियंत्रण की बात है। आपके पास ऑप्शन है अर्थव्यवस्था, बी ऑप्शन है धर्म, सी ऑप्शन है रीति रिवाज, डी ऑप्शन है कानून। अभी आपने पीछे कर लिया है, यहाँ पे पूछा गया फिर से आप बताइए कि इसका क्या होगा? तो वो होगा अर्थव्यवस्था होगा। ठीक है,
चलती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधनों में कौन शामिल नहीं है। आपके पास ऑप्शन है सामाजिक आदत, बी ऑप्शन है विश्वास, सी ऑप्शन है संस्कार, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन में कौन शामिल है पूछा गया है। शामिल है तो आपका सामाजिक आदर्श, विश्वास, संस्कार ये सभी को शामिल हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा संस्कार तो होता ही, नेता हो गया, उपहास हो गया, अहिंसा हो गया, भाषा हो गया, इन सभी के द्वारा क्या हो जाता है, सामाजिक जो नियंत्रण किया जाता है महत्वपूर्ण साधन में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं 11वां से अब 12वां क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन है सामाजिक नियंत्रण के अभिकरणों में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन है शिक्षक संस्थान, बी ऑप्शन है परिवार, सी ऑप्शन है राज्य, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। चलिए 12वां का क्वेश्चन का बताइए कि सामाजिक नियंत्रण अभिकरणों में कौन शामिल हैं। ठीक है, नियंत्रण की बात किया गया है तो कौन से होते हैं। यहाँ पे 12वां नंबर का क्वेश्चन है तो वो आपका होता है शिक्षण संस्थान भी, राज्य भी और आपके परिवार भी होती है। ठीक है, एजेंसियाँ भी वो उपकरण होती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन का 12वां का जो राइट आंसर होगा वो उपयुक्त में से सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे चलते हैं, सबसे अगला क्वेश्चन है सामाजिक नियंत्रण का शब्द सर्वप्रथम उपयोग द्वारा किया गया था। ठीक है, किया गया था यानी कि किसके द्वारा सामाजिक जो नियंत्रण होता है वो प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ये है लुमले, बी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, सी ऑप्शन है ईदुर्खिम, डी ऑप्शन है आई.ए. रॉस। चलिए बताइए जो सामाजिक नियंत्रण शब्द है वो सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। तो वो किए थे आई.ए. रॉस किया था। अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया जा सकता है कि आई.ए. जो हैं रॉस वो अपनी कौन सी पुस्तक में, अभी आपने आगे देखे ना तो उनके बुक का नाम है सोशल कंट्रोल। ठीक है, उनके बुक का नाम है सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल में ही क्या कहता है, सामाजिक नियंत्रण का सबसे पहले शब्द को प्रयोग किया था। तो हमारा 13वां का जो ऑप्शन निकल के आया डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मैं 14वां क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। यहाँ पे पूछा गया है, चलिए 14 बाल दुर्व्यवहार में सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किसने दी है। आपके पास ऑप्शन ये है कार्ल मैनहीफ द्वारा, बी ऑप्शन होता है पार्सन्स द्वारा, सी ऑप्शन होता है पीटरबर्ग द्वारा, डी ऑप्शन होता है गेल्स द्वारा। तो बाल दुर्व्यवहार के सामाजिक नियंत्रण का जो व्याख्या दी है वो आपके दी है गेल्स द्वारा दी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सामाजिक नियंत्रण का संगठित स्वरूप कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, परिवार और विवाह, बी ऑप्शन है प्रथा, सी ऑप्शन है मानक, डी ऑप्शन है कानून। तो सामाजिक नियंत्रण का संगठन स्वरूप कौन सा होता है, वो आपका होता है मानक होता है। यानी कि सामाजिक मानक में ही क्या होता है, समाज के आदर्श को नियम भी कहा जाता है। चलती हूँ 15वां से 16वां क्वेश्चन की तरफ। अब चलिए अब यहाँ पे चलिए क्वेश्चन देखा, अब लिखा हुआ है, 1 मिनट इसको नीचे कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है। सकारात्मक नकारात्मक को मिलाया है किम्बाल यंग से, बी का मिलाया है संगठित असंगठित का आई बोगार्ड से, सी का मिलाया है चेतन अचेतन कोले बर्नार्ड से, और डी का मिलाया है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण का कार्ल मैनहीफ से। तो यहाँ पे एक ऐसा है जो सही से मिलान नहीं हुआ, बाकी जो है क्या है वो सही, यानी कि एक ऐसा है जो सही से सुमेलित नहीं है। तो अगर आपका सकारात्मक और नकारात्मक जो नियंत्रण है वो आपका यहाँ पे किम्बाल जो यंग है वो सही हो जाते हैं। बी ऑप्शन संगठित और असंगठित नियंत्रण जो है वो आपका यहाँ पे मिलान किया आई बोगार्ड से, ये आपका सही नहीं होगा। यहाँ पे अगर लिखा होता जॉर्ज गुरविच लिखा होता, ठीक है, तो आपका ये सही हो जाता। तो हमें ऑप्शन कौन मिल गया, हमें ऑप्शन ये वाला सही मिल जाता है, यानी कि हमें ए ऑप्शन सही। फिर से हम दिखा देते हैं, आपका ये वाला ऑप्शन सही मिल जाता है। बाकी चेतन वाला तो आपका मिलाया है कोले और बर्नार्ड, ये तो सही है। बी वाला मिलाया है आपका यहाँ पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण कार्ल मैनहीफ, ये भी आपका सही है। तो हमारा सुमेलित जो नहीं है वो कौन सा नहीं है, बी वाला नहीं है। संगठित और असंगठित जो किस में मिलाना चाहिए था वो मिलाना चाहिए जॉर्ज गुरविच से। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे 17वां नंबर का क्वेश्चन है, दबाव की वह पद्धति जो स्तर को बनाए रखने और नियमों को स्थापित करने के लिए समाज द्वारा लगाई जाती है। सामाजिक नियंत्रण की उक्त परिभाषा किसने दी है। ऑप्शन आपके पास है अकबर निकाम, बी ऑप्शन है के यंग, सी ऑप्शन है चार्ल्स कूलर, डी ऑप्शन है लेडिस। चलिए बताइए 17वां का क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। चलिए अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ किसी न किसी के पास शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक कमेंट करना तो बनता ही है। ऐसे ही क्लास को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिसने कर दिया उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जिसने नहीं किया है वो आप यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई भी पैसा कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।